अभय, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। अभय ने मन में चल रहे चिंतन को विराम देते हुए अपने सर से कहा। दुनिया के बड़े से बड़े मशहूर लोगों को अपने प्रश्नों से हिला देने वाला अभय आज एक मामूली से इंटरव्यू लेने में इतना चिंतित क्यों हो रहा है? अपने सर के इस बात पर अभय ने कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज तक मैंने फिल्म जगत, खेल जगत और व्यवसाय जगत की हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं, जिसके बारे में कोई भी जानकारी जुटाना इतना मुश्किल काम नहीं था। किंतु एक वेश्या का इंटरव्यू, ये कहते हुए अभय अचानक से रुक गया। देखो अभय, तुम यदि उसे वेश्या मानकर इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो मत जाओ, क्योंकि वेश्या के रूप में देखकर तुम उससे कुछ नहीं पूछ पाओगे। यदि सच में उससे कुछ पूछना चाहते हो तो उसका इंटरव्यू शहर की सबसे मशहूर महिला के रूप में लो, जिसके आगे शहर के बड़े से बड़े धुरंधर झुकने को मजबूर हो जाते हैं। इस बात पर जी सर कहते हुए अभय इंटरव्यू कक्ष में पहुंचा तो वहां शहर की सबसे सुंदर स्त्री भी एक बार अभय को देखकर असहज हो गई, क्योंकि हमेशा कोट पैंट और टाई के साथ रहने वाला अभय आज काली शर्ट और खुले नीले रंग की जींस में बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। अब अभय ने रन्नोबाई को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए अपना परिचय दिया तो रन्नोबाई ने भी अभय के अभिवादन को स्वीकार करते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ नमस्ते किया और कार्यक्रम शुरू करने का इशारा किया। तब अभय ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, आज के इस शो में मेरे साथ हैं शहर की जानी मानी हस्ती रन्नोबाई। तो आइए शुरू करते हैं सवालों की इस दौर को। ये कहते हुए अभय ने रन्नो से पहला प्रश्न पूछा कि आप 10 साल की उम्र में अपने घर से भाग गई थी। अभय के इस प्रश्न पर रन्नोबाई ने अभय को देखते हुए एक लंबी सांस ली और कहा कि हाँ, लेकिन उसे घर वही कहेंगे जो मूर्ख होंगे, क्योंकि माँ की मौत के बाद एक बेटी के लिए घर में अकेले रहना बहुत ही कठिनाई भरा होता है। इसके साथ यदि एक बेटी को उस घर में अपने पिता से ही डर लगने लगी तो वो घर घर नहीं होता, इसलिए वहां से भाग जाना ही बेहतर होता है। लेकिन आप तो भागकर सीधे शहर के सबसे बड़े कोठे की मालकिन सितारा बाई के पास आ गई। ये प्रश्न अभय ने रन्नोबाई के चुप होने से पहले ही पूछ लिया था, जिससे रन्नोबाई ने अभय को एकटक देखते हुए कहा, जिस लड़की की इज्जत को अपने पिता से ही डर लगे तो उसकी इज्जत को सिर्फ कोई कोठा ही बचा सकता था, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही स्थान ऐसा है जहां आपकी मर्जी के बिना आपको कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन शहर की सबसे गंदी जगह जाने में आपको डर नहीं लगा? एक स्त्री को बिना अपनी इज्जत का सौदा किए जहां भी इज्जत के साथ रहने को मिले, वह जगह किसी भी स्त्री के लिए बुरी नहीं हो सकती। रन्नोबाई ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, लेकिन आप तो बहुत जल्द ही सितारा बाई की कुर्सी संभालने लगे और इस कोठे की मालकिन भी बन गई। अभय ने आगे पूछा। रन्नो ने जवाब दिया, हाँ, सितारा माई ने मुझे अपनी बेटी सा प्यार दिया, और जब मैंने देखा कि आज की स्त्रियों की इज्जत को सबसे ज़्यादा खतरा खुद उनके घरों में है, तो मैंने उस रास्ते को चुनकर माई के काम को और आगे बढ़ाया। अब अभय ने खुद को संभालते हुए पूछा कि आपको शहर के कई लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगता? रन्नो ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं शहर के जाने माने बुरे लोगों में शुमार होने के बावजूद भी किसी के पास नहीं जाती, लेकिन शहर के एक से एक इज्जतदार लोग रात को आकर मेरे यहाँ नंगे होते हैं और सुबह होने पर वही लोग मुझे देखकर मुंह मोड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को सुनकर बुरा लगना बेतुका है। आप शहर की सबसे सुंदर स्त्रियों में शुमार हैं, इस बात पर आपको कभी घमंड नहीं हुआ? रन्नो बोली, किस बात का घमंड अभय बाबू? क्या कभी तुम्हें अपनी अच्छी आवाज़ होने का घमंड हुआ है? शायद तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हें कितने लोग सुनते हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी आवाज़ के कारण। बस ऐसे ही मेरी भी सुंदरता के कारण लोग मुझसे मिलते हैं। रन्नो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन क्या आपको ये कभी नहीं लगा कि ये सब काम छोड़कर कोई अच्छा काम करना चाहिए, जिससे समाज को एक अच्छा संदेश मिल सके? रन्नो बोली, कौन सी समाज को संदेश देना चाहते हैं अभय बाबू? उस समाज को जो मेरी माँ के मरने के बाद मेरे बदन का रसपान करने को उत्साहित थी, या उस समाज को जब मैं घर से भागी तो 2 रोटी देने के बजाय मेरा बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे? ऐसी समाज को, या फिर रात को मेरे इशारे पर नाचने वाली देश के सबसे इज्जतदार लोगों वाली समाज को? रन्नो की इस बात पर अभय कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर वो आगे बोला, क्या आपको ये कभी नहीं लगा कि
आप एक स्त्री को कलंकित करने वाला कार्य कर रही हैं? इस प्रश्न को सुनकर रन्नोबाई ने एक गहरी सांस ली और बोली, अभय बाबू, मेरे द्वारा किए जा रहे इस काम के लिए तो आपकी सरकार और सामाजिक संस्थाओं को हमें अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये काम ना करते तो घर में रहने वाली कोई भी बहन बेटी आप जैसे मर्दों के कारण घुट घुट कर मरने को मजबूर होती। वो तो हम हैं कि शहर की हजारों बहन बेटियों की इज्जत बचाए हुए हैं। ये कहकर रन्नो ने इंटरव्यू खत्म करने का इशारा किया, किंतु अभय अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाया। वह बस ये सोचता रहा कि आखिर सच में ये वैश्या है या हम वहसी। इंटरव्यू खत्म हो चुका था, लेकिन अभय के दिमाग में शहर की सबसे मशहूर वैश्या रन्नोबाई के दिए गए जवाब चल रहे थे। क्या सच में वैश्यालियों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचा रखी है? मतलब सरकारों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले हजारों दावे और घोषणाएं सिर्फ ढकोसलेबाजी है। यह सोचकर अभय सिहर उठा और जाने अनजाने में उसने अपनी गाड़ी सीधे शहर के सबसे गंदे कहे जाने वाले इलाके की तरफ मोड़ दी और कुछ ही देर में वो शहर की सबसे खूबसूरत और मशहूर वैश्या रन्नोबाई के कोठे पर था। पहली नज़र में रन्नोबाई भी अभय को देखकर हैरान रह गई और फिर खुद को संभालते हुए वह बोली, आइए अभय बाबू, आखिरकार आप भी इस गंदे इलाके की महक से स्वयं को बचा नहीं पाए और आ ही गए शहर के इस रंगीन शहर में गोता लगाने। अभय बोला, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो बस ऐसे ही इस जगह के बारे में जानने के लिए चला आया था। क्या जानना चाहता है चिकने? आजा मेरे साथ, तुझे सब बताती हूँ। ये कहते हुए मुस्कान बोली कि तभी रन्नोबाई ने हंसते हुए उससे कहा, नहीं मुस्कान, तुम जाओ यहाँ से, ये हमारे मेहमान हैं। ये वही हैं जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, अभय रस्तोगी। रन्नो की ये बात सुनकर अभय एकदम से घबराते हुए कहा, अरे आपको मेरा सरनेम कैसे पता, जबकि यह तो मेरे बॉस के अलावा इस शहर में कोई और नहीं जानता। रन्नो बोली, अभय बाबू, इस शहर में रहने वाले हर आदमी के बारे में रन्नोबाई इतना कुछ जानती है जितना कि वह खुद नहीं जानता। यह कहते हुए रन्नोबाई हल्की सी मुस्कुराई। अभय बोला, रन्नो जी, लगता है अब मुझे चलना चाहिए और शायद आपके काम में भी मेरे कारण परेशानी हो रही होगी। ये कहते हुए अभय थोड़ा सा संकुचाया। रन्नो बोली, अभय बाबू, जिस रूम में आप बैठे हैं ना, उस रूम में इस शहर का तो क्या देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, यदि आपको किसी ने यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो आपको जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगी। अभय बोला, मुझे कोई भी देखे, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता रन्नो जी। अभय ने यह बात रन्नो की आंखों में आंखें डालकर कहा। रन्नो बोली, तो फिर ठीक है, आइए इस रविवार को चाय पर मेरे यहाँ। ये कहते हुए रन्नो चलते चलते जोर जोर से हंसने लगी और बोली, रहने दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। अभय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए रन्नोबाई की तरफ हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा कि मुझे चाय अदरक वाली पसंद है। यह सुनते ही जैसे रन्नोबाई किसी ख्वाब में खोकर रविवार का इंतजार करने लगी। जितना उत्साहित रन्नोबाई थी रविवार को लेकर, शायद उससे कहीं ज्यादा अभय उत्सुक हो रहा था और शायद यही वजह था कि शहर के सबसे बड़े होटल में अभय समय से पहले ही पहुंच गया था और वो उस होटल के गेट से आने वाले हर उस व्यक्ति को निहार रहा था जो उस गेट से होटल के अंदर आ रहा था, किंतु उसे वो चेहरा दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कि तभी अचानक अभय के चेहरे पर मुस्कान की लकीरें खिल गई और आते ही रन्नोबाई ने कहा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गई। अभय बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस वेटर ही बार बार आकर पूछ रहा था कि सर चाय कब लाना है। मतलब आपने चाय का ऑर्डर भी दे दिया? रन्नोबाई ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्यों नहीं देना था क्या? अभय ने पूछा। अरे नहीं, आखिर हम चाय पीने ही तो आए हैं, अदरक वाली चाय। ये कहते हुए रन्नो ने चुटकी ली। तब तक वेटर चाय रखकर जा चुका था और अभय लाल रंग की बनारसी साड़ी पहने हंसते हुए चेहरे के साथ गोरे गाल और माथे पर हल्की सी लाल बिंदी के साथ बैठी शहर की सबसे बदनाम लड़की के यौवन को देखकर विचारों के समुद्र में गोते लगा रहा था। तभी रन्नो ने कहा, सिर्फ चाय ही पियेंगे या कुछ बात भी करेंगे? रन्नो की इस आवाज ने अभय को उस समुद्र से बाहर निकाला। अभय बोला, जैसा कि मुझे पता चल चुका है कि शहर के किसी भी व्यक्ति की जानकारी आपसे छुपी नहीं है,
तो मेरे बताने से तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए आप ही अपने बारे में कुछ बताइए। रन्नो बोली, आप भी तो इस शहर के सबसे तेज तर्राक पत्रकार हैं और मैंने तो सुना है आप बड़े से बड़े मशहूर लोगों की जड़ों को खोदकर जानकारियां एकत्रित करने का हुनर रखते हैं, तो फिर आप भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानती होंगे। रन्नो ने हल्के से कहा, हाँ बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं जानता ना। अभय ने भी हल्के स्वर में रन्नो को देखते हुए कहा। रन्नो बोली, क्या करेंगे आप मेरे बारे में जानकर? अभय बाबू, मैं उस दलदल की कली हूँ जहाँ जितनी बातें छुपाई जाएं इंसान के लिए उतना ही बेहतर होता है, लेकिन एक पत्रकार के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते तो बता ही सकती हो ना। अभय ने कांपते हुए स्वर में कहा, लेकिन यदि आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। ये कहते हुए अभय चुप हो गया। रन्नो बोली, अभय, मैं बचपन से ही पूरी जिंदगी अपने नाम के अनुसार ही उड़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सोच और मेरे परिवार का तालमेल शायद हो ही नहीं पाया, क्योंकि जब मैं 2 साल की थी तो मेरी माँ ने बिहार के सबसे बड़े व्यापारी से शायद इस लालच में शादी कर ली कि वहाँ उनका और उनके बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। किंतु अपने व्यापार को ही दुनिया मान चुके मेरे पिता अपने व्यापारिक लाभ के लिए मेरी माँ के जिस्म तक का उपयोग करने लगे, और मेरी माँ इसलिए ये सब सहन करती रही ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित रह सके। किंतु एक दिन जब माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और माँ पापा की रात भर लड़ाई हुई, तो अगली सुबह मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तब पापा ने माँ के क्रियाक्रम करने के बाद मुझे ही अपना शिकार बनाना चाहा, इसलिए मुझे 10 साल की उम्र में ही अपने घर से भागना पड़ा। मेरा असली नाम रागिनी रस्तोगी है। ये कहते हुए हमेशा सबके मुंह चुप कराने वाली रन्नो की आंखों से आंसू बहने लगे और इसी के साथ वो चुप हो गई। क्या नाम बताया आपने? अभय ने एकदम से सकपकाते हुए पूछा। रागिनी रस्तोगी। ये कहते हुए रन्नो वहां से उठकर जाने का इशारा करते हुए होटल से बाहर आ गई। घर आने के बाद अभय के दिमाग में रागिनी रस्तोगी का ही चेहरा घूम रहा था। वह आज से 22 साल पहले पटना के स्कूल में साथ पढ़ने वाली रागिनी रस्तोगी के ख्यालों में खो गया। वह उन दिनों को याद करने लगा जब उसकी पहली मुलाकात रागिनी से हुई थी। उस दिन बीच क्लास में प्रिंसिपल मैम के आने से क्लास एकदम से साइलेंट हो गई थी और सभी प्रिंसिपल मैम की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अभय तो मैम के साथ आई हुई एक मासूम सुंदर सी लड़की को लगातार निहार रहा था। रागिनी रस्तोगी। मैम ने जब उसका नाम बताया तो अभय ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया तो देखा कि रागिनी रस्तोगी बगल में खाली पड़ी सीट पर बैठ गई थी। अभय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय मेरा नाम अभय है। तो उसने अभय को लगभग घूरते हुए कहा, मेरा नाम तो मैम बता चुकी हैं। उसके इस नेचर ने अभय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। छुट्टी होने के पहले अभय और रागिनी को प्रिंसिपल मैम ने अपने केबिन में बुलाया और रागिनी से कहा कि मिस रागिनी, ये अभय हैं, आपके क्लास मॉनिटर, आप इनसे सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेकर नोट्स बना लीजिएगा। तब अभय ने मैम के कुछ कहने के पहले ही सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स रागिनी की तरफ बढ़ा दिए और रूम से बाहर निकलने लगा। तब रागिनी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, सॉरी अभय। अभय इट्स ओके कहते हुए आगे चलता रहा तो रागिनी ने बगल में जाते हुए कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? शायद अभय भी इसी का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने रागिनी के हाथ को थामते हुए हंस दिया और उसके साथ चलने लगा। और फिर थोड़े ही समय में उनकी यह दोस्ती पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। शहर के सबसे बड़े पॉलिटिशियन और स्कूल के को फाउंडर श्री यज्ञ नारायण के बेटे और उसी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी के दोस्ती के चर्चे बहुत जल्द ही स्कूल से बाहर शहर में भी होने लगी। अब घंटों तक अभय का रागिनी के साथ घूमना फिरना ये सब आम बात था। शायद इसलिए उनकी दोस्ती को किसी की नजर लग गई और अचानक रागिनी सब कुछ छोड़कर सबसे दूर न जाने कहां चली गई थी कि तभी अचानक फोन की मैसेज टोन ने अभय को यादों की समुद्र से बाहर निकाला और वह मैसेज देखने लगा। वह मैसेज रन्नो बाई यानी रागिनी का था, क्योंकि जितना अभय रागिनी के बारे में सोच रहा था उतना ही रागिनी अभय के बारे में भी सोच रही थी कि तभी अचानक एक और मैसेज अभय के मोबाइल पर आया, अगर चाय अच्छी लगी हो तो अब डिनर पर चलना पसंद करोगे? बेशक, यदि किसी ढाबे पर चलोगी तो बिल्कुल चलूंगा। अभय ने मैसेज का रिप्लाई किया और दोनों एक दूसरे को स्माइली भेजकर नींद के आगोश में चले गए। अब उन दोनों का रोज का मिलना जुलना शुरू हो चुका था, क्योंकि अभय अपने बचपन के प्यार को अभी तक भूल नहीं पाया था और यही वजह था कि वह रन्नो बाई यानी रागिनी से प्यार करने लगा था।
और इधर रन्नो भी मन ही मन अभय को चाहने लगी थी, लेकिन एक वैश्या होने की वजह से वह अपने दिल की बात खुलकर अभय से नहीं कह पा रही थी। लेकिन एक दिन अभय ने अपने बचपन की सारी बातें रन्नो को बता दी कि वह कैसे बचपन से ही रागिनी से प्यार करता था। और जब इस बात का पता रागिनी को चला कि अभय वही लड़का है जो उसे बचपन में स्कूल में नोट्स बुक दिया करता था, तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। वह अभय से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर वो एकदम से शांत हो गई। लेकिन तभी अभय ने अपने प्यार का इजहार रन्नो से कर दिया। रन्नो भी अपने प्यार का इजहार अभय से करना चाहती थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ बोल न सकी और वह चुप रही। तब रन्नो की यह खामोशी देखकर अभय ने कहा, क्या हुआ रागिनी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? रागिनी बोली, नहीं अभय, ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो ये है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ अभय, जो तुमसे अपने प्यार का इजहार कर सकूं, क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ और एक वैश्या के लिए अपना घर बसाना इस समाज में बहुत बड़ी चुनौती है। और तुम तो जानते ही हो, इस दलदल में आने के तो 1000 रास्ते हैं, पर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और इतना सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं, ये मुझसे नहीं होगा अभय, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें अपना नहीं सकती। अभय बोला, रागिनी तुम आज क्या हो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, और वो भी आज से नहीं बल्कि बचपन से ही। और रही बात समाज की, तो तुम ही कहती हो ना कि इस समाज का तो मुंह बना है, वो कुछ भी बोलता है, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे समाज की चिंता करना बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इस समाज से डर लगता है कि ये समाज हमें जीने नहीं देगा, तो हम इस समाज को ही छोड़ देंगे और इससे अलग होकर कहीं दूर हम अपनी दुनिया बसाएंगे। रन्नो बोली, लेकिन अभय बोला, लेकिन कुछ नहीं रागिनी, हम अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं और यहाँ से दूर शिमला की वादियों में चलकर हम अपना घर बसाएंगे। अभय की इस बात पर रन्नो कुछ बोल न सकी और फिर अगले हफ्ते उन दोनों ने शादी कर ली और इस शहर से दूर शिमला की वादियों में जाकर रहने लगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन रन्नो अचानक से कहीं गायब हो गई, जिससे अभय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उस दिन उसने रन्नो को सब जगह तलाशा, लेकिन रन्नो का कहीं अता पता नहीं चला और देखते ही देखते शाम हो गई। अभय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रन्नो इस अनजान जगह पर अचानक से कहाँ गायब हो गई। लेकिन उस रात जब वह सोया तो उसे एक सपना आया। यह सपना रन्नो का था, जिसमें वो अभय से कह रही थी, अभय मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरी मौत आज से 1 महीने पहले ही हो चुकी थी, जब मैं सितारा बाई के साथ कार से घूमने जा रही थी और वहीं कार एक्सीडेंट में हम दोनों की मौत हो गई। लेकिन मेरी आत्मा मुक्त न हो सकी, क्योंकि मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करती थी और तुमसे शादी कर अपनी दुनिया बसाना चाहती थी, पर मेरा ये ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका था। शायद इसीलिए मेरी ये आत्मा इस दुनिया से मुक्त ना हो सकी। लेकिन जब मैंने सुना कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो, तब मेरी आत्मा तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने प्यार का इजहार मुझसे खुद करो और तुम मेरे जिस्म से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से प्यार करो, ताकि तुम मुझे किसी भी रूप में स्वीकार कर सको, चाहे वो रूप वैसा का ही क्यों ना हो। और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया, जिससे मेरी ये आत्मा मुक्त हो गई। इसलिए तुम मुझे खोजने का प्रयास मत करो अभय, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मैं जानती हूँ अभय कि तुम्हें मेरे बगैर रहना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लेना, ताकि जब भी तुम अपनी पत्नी को देखो तो उसमें तुम्हें मैं दिखाई दूं। इतना कहकर रन्नो की आत्मा आसमान में विलीन हो गई और जब अभय की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि जो अभी उसने सपना देखा क्या वो सच था या फिर सिर्फ एक सपना। यह जानने के लिए जब अभय अगले दिन सितारा बाई के कोठी पर गया तो वहाँ से जो सच्चाई सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि रन्नो ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था। क्योंकि रन्नो की मौत अभय के इंटरव्यू लेने के 1 महीने पहले ही हो चुकी थी। सारा सच जानने के बाद अभय अपने घर चला आया, लेकिन रन्नो की याद में अब वो काफ़ी निराश और उदास रहने लगा। यह देख उसके घर वालों ने अभय की दूसरी शादी कर दी और शादी के बाद से ही अभय बहुत खुश रहने लगा, क्योंकि अब उसे अपनी पत्नी में रन्नो यानी रागिनी दिखाई देती थी।
दोस्तों, आप सुन रहे थे यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में डरा देने वाली एक अनोखी कहानी साफित वैश्या। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट बना सकें। दोस्तों, वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।